मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और होना भी चाहिए क्योंकि एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है ये? एक सेल ऑर्गेनल है। और आप जानते हो कि जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं जी, सेल ऑर्गेनल होते हैं, दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर है वाली बात की नहीं है? ये वाली बात तो क्लियर है, ठीक है। तो सर अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है, अगर तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसमें मेम्ब्रेन होनी चाहिए। यस इट हैज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? व्हाट डज इट हैज इनसाइड? इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? सुन ले भाई, इसके अंदर ना यहाँ पर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं इसके अंदर? यहाँ पर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा है क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? भाई आया ना? आया किसी मन में सवाल? की नहीं आया? रिश्ता? यस सर। ठीक है। क्या है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर दोस एंजाइम्स दैट ब्रेक्स द बॉन्ड यूजिंग द वाटर, ठीक है। क्या करते हैं? जैसे कोई भी बॉन्ड है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं बाय एडिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये वाटर का मॉलिक्यूल डाल के इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर बेसिकली डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं ये? डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ही हुआ करते हैं। समझ आई कि नहीं है ये बात? हाँ भाई, यस सर। क्लियर? यस सर। तो सर ये क्या डाइजेस्ट करते हैं? क्या यही है वो पेप्सिन वेप्सिन पेप्सिन वेप्सिन वाले यही होते हैं क्या? एक्चुअली यहाँ पर हम एक अलग चीज पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहलाते हैं ये? वॉर्न आउट सेल्स को कर देते हैं। दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स क्योंकि ये फियाइदिन, आपने सुना होगा ना, जैसे आतंकवादी होते हैं फियाइदिन हमले करते हैं, अपने ऊपर बम बांध लेंगे और किसी पब्लिक वाली जगह पे जाके डेटोनेटर दबा देंगे और खुद ही फट जाएंगे और आसपास के लोगों को भी मार देंगे, ठीक है। यार ये भी उसी तरह के फियाइदिन हमले करने के लिए मशहूर है ये, ठीक है। जैसे कि कोई एक सेल है, क्या है? कोई एक बोला था सेल, ये उस सेल में पड़े रहते हैं, ठीक है। और उस सेल में जब एसिडिटी बढ़ती है, उस सेल में क्या होता है? जब एसिड बढ़ जाता है, क्या होता है उस सेल में? जब उनको क्या मिलता है? एसिडिक मीडिया मिलता है। सो दे बर्स्ट आउट, ये करते हैं, फट जाते हैं। और फटने के बाद इसमें से निकलते हैं ये एंजाइम्स। क्या निकलते हैं? ये एंजाइम्स निकलते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स है, क्या काम करते हैं? तो आप अपने आप से पूछो कि जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं तो बायोमोलिक्यूल्स से भाई, हाँ या ना? भाई कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सेल है, किसका बना होगा? आप मुझे बताओ, इसका किसका बना होगा? भाई कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है किसकी बनी होगी? तो बनी होगी वो प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन होगा उसमें, ठीक है। उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट। होंगे, अरे हाँ या ना? भाई उसमें होंगे लिपिड, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? उसकी, लिपिड की। लिपिड की बनी हुई है, ठीक है। उसमें डीएनए आरएनए होंगे कि नहीं होंगे? आप बताओ मेरे को। यस सर। होंगे। सो इट विल बी हैविंग द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर एक सेल को मारना है, एक सेल को खत्म करना है, तो डाइजेस्ट करके खत्म कर देना है, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? ये सब चीजें प्रेजेंट है। तो इनको मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए हमें इनके खत्म करने वाले एंजाइम्स चाहिए। जैसे कि अगर हमें लिपिड को तोड़ना है तो हमें चाहिए होगा कौन? लाइपेज। कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? लाइपेज। एस कभी भी लास्ट में आ जाए ना, एस, तो समझ जाना वो एंजाइम। समझ रहे हो? जैसे सलाइवरी अमाइलेज सुना है आपने? यस सर, है ना? यस सर, सलाइवा। ठीक है। अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएज। जैसे आप एग्जांपल लेते हो इसका रेनिन का या पेप्सिन का, तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक प्रोटीएज है। क्या है? एक प्रोटीएज है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। वही अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो कार्बोहाइड्रोजनेज। हाइड्रेस, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है, डीएनए आरएनए को, तो न्यूक्लियस। भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। भाई बोलो भाई, हाँ, ठीक है। सो दे आर व्हाट? they are the enzymes. These all are the enzymes that are present inside this suicidal wax or better the lysosomes when cell wants to die. जब सेल को लगता है कि भैया मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, ठीक है, अब मेरे नए सेल्स आएंगे,
और वो सेल्स क्या करेंगे, मेरे नए सेल्स आएंगे और वो सेल्स आके आगे वाली दुनिया को चलाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये फट जाते हैं और फटने के बाद इनमें से एंजाइम्स भी होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। समझ आई कि नहीं आई भाई मेरी बात, पूछो। ठीक है, ठीक है। तो दो सवाल बनते हैं कि कौन से एंजाइम्स होते हैं और कैसे पीएच में एक्टिवेट होते हैं। सो दीस आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे आर एक्टिवेट इन एसिडिक पीएच। इसमें एक्टिवेट होते हैं भाई ये एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब when the concentration of H plus ion is high, जब H plus ion की concentration क्या होती है, हाई होती है, तभी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए नोट करें इसको। Sir, done. Sir, done.
सर एक्सक्यूज मी सर. राइट डाउन द हेडिंग वैक्यूल. सर कृष्णा को एंट्री दे दो, कह रही है मीटिंग में रुकी है. क्या बोलो? सर कृष्णा को शायद वो मीटिंग में नहीं है, उसको लीव हो गई थी, उसको एंटर कर लीजिए. हाँ उसको मैंने कर दिया है ना. सर कृष्णा कर दिया बेटा, कर दिया. ओके ओके. सर एक्चुअली लैपटॉप में ले रही थी तो ग्लिच हो गया था, इसलिए फिर मैंने फोन से कनेक्ट किया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Let's continue. ठीक है. Now vacuoles. Not simply vacuole. पहली बात तो आपने समझनी है कि vacuole are not present in the animal cell. They are present only in plant cell. कहाँ present है भाई? Plant cell में सिर्फ प्लांट सेल्स. प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दूसरी बात, प्लांट सेल में एक्सक्लूसिवली एक चीज और प्रेजेंट होती है, इसमें कहते हैं सेल वॉल. तो हम इसको सेल वॉल. एक बात और, सेल वॉल के यहाँ पर आपको ना आसपास यहाँ पे नजर आ जाएगा न्यूक्लियस. आप लोगों के नहीं सर ये तो आपने नजर आ रहा है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ऐसा नहीं है एक्चुअली. प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक कोने प्रेजेंट होता है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट सेल का वही रखा होता है. इसमें वैक्यूल है, इसमें ये रखा होता है, बताओ भाई वैक्यूल. समझे मेरी बात को? ठीक है. सो दिस इज वैक्यूल and vacuole is also a membrane bound structure. Vacuole is what? Vacuole is a membrane bound structure. This is the membrane of vacuole and this membrane is called as tonoplast. क्या आती है membrane ये? बताओ भाई. This is called as, say, tonoplast. This is very important. टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट. ठीक है. दूसरी बात, क्या जो सेल है, क्या है जो सॉरी जो वैक्यूल है, ये सेल का 90% वॉल्यूम क्या कर लेता है, खुद ही घेर के रखता है. मतलब बाकी रिमेनिंग 10% लगे. न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडीज भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लाइसोसोम्स भी है, राइबोसोम्स भी है, जो कुछ भी प्रेजेंट है मतलब वो बाकी रिमेनिंग पार्ट है. ठीक है. 90% हिस्सा जो इसके पास है, बताओ. हाँ वैक्यूल. तो सर वैक्यूल क्या काम कर रहा है यहाँ पे? तो भैया वैक्यूल का एक ही काम है, क्या? स्टोरेज ऑफ फूड. फूड को, और ये फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इस फूड को हम फूड रैकेट को देते हैं सैप. क्या कहते हैं इसको? कह देते हैं सैप, SAP. ठीक है. बेसिकली जब हम प्लांट के मटेरियल को, जब हम प्लांट का जो भी फूड मटेरियल इसको कहते हैं, जब उसको वाटर में होते एक सॉल्यूशन बना देते हैं, so that food material is called as sap. ठीक है. so it basically stores sap. क्या स्टोर करता है ये? सैप को स्टोर करता है. इसमें मेजरली स्टार्च ही स्टोर होता है. क्या स्टोर होता है? स्टार्च. ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. पक्का? तो सर ये कैसे होता है प्रेजेंट, इसको आप समझ लें. ये क्वेश्चन का कोई नीट वगैरह में पूछा सकता है, पूछा जाता भी है. ठीक है. ये मान लो कि ये सेल है और से ये वैक्यूल. ओके. तो मान लो कि अभी बाहर स्टार्च प्रेजेंट है 100%. कितना परसेंट प्रेजेंट है? 100%. अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट है? बताओ जरा. 0%. तो भाई मूवमेंट कहां से कहां पर होगा? तो आप बोलो सर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा.
अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट सिंबल आ जाएगा और इसकी परसेंटेज बन जाएगी 100 तो ये हो जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा 20 तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40 तो ये हो जाएगा 60, ऐसे करते करते हो जाएगा। बट व्हाट विल हैपन अगर यहाँ पे 60% हो गया, यहाँ से 40% हो गया, तो क्या अब कोई चीज बाहर से अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती? कनिका बताओ। सर अगर एनर्जी लगा के करी जाए तो जा सकती है। Yes, शाबाश। And this type of transport is called as? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Very good. Actually, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है कौन? टोनोप्लास्ट। कौन हेल्प करती है? टोनोप्लास्ट, ठीक है। So this is the tonoplast that allows the movement of substances from a region of lower concentration to a region of higher Higher concentration. भाई समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। From a region of lower concentration to a region of कहाँ पर? हायर कंसंट्रेशन। Concentration, and in this process, this tonoplast helps. समझे मेरी बात को? हाँ या सर ना? तो यानी जब एक सेल बनता है तो उसमें मतलब यही प्रोसेस होता है, पहले मतलब बाहर का जो भी मटेरियल है वो अंदर जाना शुरू करता है। यस यस यस, ठीक है। जब भी सेल फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो मटेरियल को कहाँ डालेगा? वैक्यूल्स के अंदर। समझे मेरी बात को? ठीक है, उसमें लिखें। अच्छा पहले नोट कर लो उसको, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। फर्स्ट नोट इट डाउन। सर पहले तो हम ये पढ़ते थे जैसे कि वैक्यूल जो है वो सेंटर में होता है, तो सर ये मतलब सेंटर में नहीं पूरा ही ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को ऑलमोस्ट। हाँ, मेजॉरिटी स्पेस को ही ऑक्यूपाई करेगा। तो सर इसको सिर्फ सेंटर बोलना सही होगा? नहीं, सेंटर आप बोल सकते हो, सेंटर भी इसको, ठीक है। बट ये कोई ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सेल के पास फूड मटेरियल ज्यादा है, तो ज्यादा मोटा ज्यादा थोड़ा नजर आएगा, तो लगेगा ये सेंटर में बहुत जगह दे रखी है, ठीक है। अभी फूड मटेरियल ज्यादा नहीं है तो नजर आएगा ये कॉर्नर में, ठीक है। तो सर सेंट्रल वाले चीज को इसका फीचर सेंटर नाम में भी देना। बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा सेंटर बनाने या ना बनाने से, ठीक है। ओके सर। सर हो गया। डन, ठीक है। यस सर। सर एक सेकेंड। चलो, सर डन। और क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या बात, एक लाइन लिखें। टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट्स a number of ions and other materials, transports a number of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. सर कंसंट्रेशन के आगे क्या है? Concentration gradient पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में आप लोगों को concentration gradient के बारे में? यस सर। बड़े यस सर। ठीक है। और कुछ चीज जानते हैं ऐसे वैक्यूल के बारे में? कुछ कभी पढ़ा हो कहीं और पे? देखो भाई, वैक्यूल ये तो हो गया, प्लांट की बात करी हमने, पर प्रोटिस्टा में, वैक्यूल्स इन प्रोटिस्टा, ये नीट का सवाल है भाई, नीट का सवाल है, ठीक है। सर एक ये भी पढ़ा था कि वैक्यूल प्लांट में सेंटर में होता है और एनिमल सेल में साइड में होता है।
अरे एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वैक्यूल नहीं होते, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है ना। प्रोटिस्टा में भी वैक्यूल होते हैं, पढ़ा रखा है मैंने आपको। बताओ कौन कौन से वैक्यूल्स होते हैं। निष्ठा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सुना है, है ना। और फूड सर मैंने तो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। फूड वैक्यूल, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है, क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम क्या होता है, पैरामीशियम होता है। क्या होता है, पैरामीशियम। एग्जांपल ले लो, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आपको मैंने बना के दिखाया था, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में बताया था कि पैरामीशियम के अंदर ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो काम करता है। पहला, ऑस्मो रेगुलेशन, पानी के लेवल को, ऑस्मोसिस को, पानी के लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ये काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम कौन करती है, इन ह्यूमंस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम करती है किडनी। कौन करती है, अरे बोलो, किडनी। किडनी। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को कौन रेगुलेट करती है। आपको कब लगता है कि अब यूरिनेट कर लेना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आज आपने सुबह से 10 गिलास पानी पी लिया, तो आपको यूरिनेट करने के बारे में पता लगेगा कि नहीं लगेगा कि भैया हाँ यूरिन कर लेना चाहिए पास, बोलो। यस सर। क्यों क्यों यस सर। क्यों? सर वो एक क्योंकि बॉडी में पानी का लेवल बढ़ गया, पानी को बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है। जरूरी है। अगर वही आपने अगर आज पानी नहीं पिया, सुबह से 1 गिलास पानी पी रखा है, ठीक है, तो क्या आप बार बार बाथरूम जाओगे, नो सर। नहीं जाओ, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन काम जैसे हमारी बॉडी में किडनी करती है, वैसे प्रोटिस्टा की बॉडी में से पैरामीशियम एक प्रोटिस्टा होता है। अरे पढ़ा रखे नहीं पढ़ा रखी यार। सर ये अमीबा में भी इम्पोर्टेंट होता है, इसका मतलब रोल। ऑल्सो प्रेजेंट इन अमीबा, जायंट अमीबा जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी तो आपको एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरा एक्सक्रीशन। एक्सक्रिएशन। एक्सक्रीशन भी यही करता है, जैसे किडनी एक्सक्रीशन भी करती है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन भी यही करती है, ये बॉडी, ठीक है। वही दूसरा आता है फूड वैक्यूल। क्या आता है, फूड वैक्यूल। फूड ये वैक्यूल। दरअसल कुछ अलग चीज नहीं होती फूड वैक्यूल, ठीक है। क्या होता है, आपने बताया था ना कि फैगोसाइटोसिस होती है। क्या होती है, अरे बोलो, फैगोसाइटोसिस। अभी मैं बोला था, आपने पढ़ाई नहीं फैगोसाइटोसिस। अमीबा याद है, आया ना। Yes, sir. ये क्या है, ये ना फूड पार्टिकल। क्या है ये, फूड पार्टिकल। ये इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है, बोलो, एनगल्फ कर लेते। खा लेते हैं, अंदर ले लेता है। एनगल्फ करने के बाद ये फूड पार्टिकल्स के अंदर चला जाता है, और इसके आसपास जैसे एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, ठीक है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। क्या कहलाता है ये, बोलो। फूड वैक्यूल। So food vacuole is not a permanent structure. It forms after the engulfing or after the phagocytosis. ठीक है। Sometimes it is also called as phagosome. क्या कहलाता है ये, कई बार इस नाम से भी जानते हैं, phagosome. Zome मतलब बॉडी, फैगो मतलब खाया हुआ, ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज, ऐसा स्ट्रक्चर जो खाने के बाद बना है, फैगोसोम। समझ आए मेरी बात, अरे हाँ या ना, ठीक है। यस सर। नोट करें।
Sir, done. नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. संभवी तो क्लासेस जब हम ऑफलाइन करेंगे तो टाइमिंग यही रखें या चेंज करें? सर इतनी शाम को नहीं। शाम को? कितनी शाम को? 7 से 8 कर लें? नो सर। क्यों? सर फिर बाकी ट्यूशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या? सर आप मेरे से परमानेंट आएंगे तो सर से खराब हो जाएगा, फिर बाकी ट्यूशन के लिए भी। सर आप चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम एक का भी आते हैं, ठीक है? हेडिंग लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग लिखिए माइटो, हाँ भाई क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सुना? पावर हाउस ऑफ द Yes, you know that is called powerhouse of cell. सेल का इसको पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एटीपी बनती है। क्या बनती है यहाँ पर? एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ कहते हैं। इसमें पावर हाउस ऑफ सेल्स को पावर हाउस ऑफ सेल्स को कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक बात। तो सर दिखता कैसा है, इसकी शेप कैसी होती है? तो यार ये दिखता है हमारे पास कुछ इस तरह, एक सॉसेज शेप। कैसा शेप इसका? सॉसेज शेप। पिज्जा खाते हो? पिज्जा खाते हो? यस सर। क्या चिकन सॉसेज सुना है? यस सर। Yes, sir. तो इसमें से तो सॉसेज की शेप ही दिखता है, पर दरअसल ऐसा है नहीं।
ये होता है कुछ इस टाइप का, मतलब सिर्फ फ्लैट नहीं है, ये ऊपर और नीचे से उठा हुआ है, मतलब कि ये दिखेगा कुछ ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। और अगर मैं इसको बीच में कट कर दूं, अगर मैं इसको बीच में कर दूं भाई, कट कर दूं, so it will appear like this। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने इसको बीच में कर दिया, कट मार दिया, अभी मुझे ऐसा नजर आ रहा है, कटा हुआ नींबू होता है ना, ये कुछ मुझे वैसा नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये है क्या इसकी, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है भाई इसकी? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है सुहानी? आए यस सर। मतलब क्या आउटर मेम्ब्रेन तो भाई जरूर और जरूर अंदर क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। तो ये जो अंदर की है, ये है इनर मेम्ब्रेन। समझ आई बात? ठीक है। यस सर। अब आप देखो, ये वाला सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये है कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आउटर कंपार्टमेंट। क्या कहलाता है ये? दिस इज द आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है। जैसे आउटर कंपार्टमेंट तो भैया ये अंदरगामी भी कंपार्टमेंट बनती है, हाँ या ना? तो दिस इज कॉल्ड एज इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट। कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को? आसान है? ठीक है। यस सर। सर ये जो व्यू है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। हाँ, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पर उसको टीएस देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है। ओके सर। आगे आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। कैसी है? फोल्डेड है। ठीक है। तो दिस इनफोल्डिंग्स जो है यहाँ पर हमारे पास, इनफोल्डिंग्स ऑफ सिस्टे इनर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं क्या? क्रिस्टे। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं क्रिस्टा। एक या क्रिस्ट मतलब क्रिस्टा बहुत सारा, और एक है तो क्रिस्टे। समझ रहे मेरी बात को? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। यस सर। इस क्रिस्टे के ऊपर, ये पहले क्रिस्टे छोड़ो, देखो इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट, इसमें एक फ्लूइड फील्ड है। क्या है इसमें? एक फ्लूइड फील्ड है। जैसे कि साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, वैसे ही यहाँ पर एक फ्लूइड फील्ड है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये? मैट्रिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? ठीक है। यस सर। इसके इनर मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन पे कुछ पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट। भाई समझ आ रही है मेरी बात आपको? हाँ या ना? हाँ सर। तो हम इनको ऑक्सीजोम्स कहते हैं, पर अभी हम ना डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है। सो यू कैन कॉल देम F1 पार्टिकल्स। क्या कहलाती है ये? F1 पार्टिकल्स। भाई क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? सर ये F1 पार्टिकल्स क्या है ये? ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें समझते हैं सारी बात को। इसके अलावा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इन फोल्डिंग। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है इसके पास? अपना खुद का डीएनए होता है। समझ रहे हो? ये अपने आप में अकेला सेल ऑर्गेनल है। अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो अपने आप में अकेला सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए है। तो इट हैज इट्स ओन डीएनए। सो दिस इज व्हाट दिस इज। सर बिल्कुल प्रॉपर डीएनए जैसा नहीं। सॉरी सुनाई नहीं दिया, पहले का दोबारा बोलो। सर बिल्कुल प्रॉपर वाला डीएनए, मतलब जैसा न्यूक्लियस में होता है वैसा ही है। अरे जीन्स भी होंगे ना भाई जब डीएनए होगा तो। ठीक है।
हाँ सर भाई। ठीक है, सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सर्कुलर डीएनए। समझ रहे हो मेरी बात को? पर है सिर्फ एक ही है, समझ रहे हो, ओनली वन। ठीक, और इसके पास अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम्स भी हैं। क्या है इसके पास अपने खुद के पर्सनल, हाँ बोलो यार, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी हैं। कौन से राइबोसोम्स हैं? 70s वाले होंगे, 80s वाले होंगे? 80s। 80s। 70s। 70s हाँ माइटोमें वाले हैं। कौन से वाले हैं? आप बोलोगे सर ये तो बैक्टीरिया बोलते 70s वाले राइबोसोम्स, हाँ या ना? भाई बोलोगे ना? इसमें भी होते हैं। और कैसा रहेगा अगर मैं कह दूं ये एक बैक्टीरिया है, तो आप मानोगे मेरी बात को? अगर मैं कह दूं ये बैक्टीरिया है तो आप मान लोगे मेरी बात को? नहीं मानोगे ना? नो सर। नहीं सर। बैक्टीरिया ही, ठीक है, चलो मत मानो, अभी अभी मत मानो। सर ये बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के जैसा होगा ना शायद। बैक्टीरिया ही है, जैसा नहीं तो होगा सर बैक्टीरिया। बट ये बैक्टीरिया कैसे हुआ? कैसे हुआ? कहानी सुनाऊंगा अभी, ठीक है, पहले इसको लिख लो। ठीक है, इट डिवाइड बाय न्यूक्लियस, सॉरी इट डिवाइड बाय फीचर। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है ना, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूटते हैं, दो चार में टूटते हैं, ये भी वैसे डिवाइड करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है, अच्छा एक दो बातें और सुन लो। इसके पास अपने आरएनए भी होता है। क्या होता है इसके पास? अपना पर्सनल आरएनए। आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है पर ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए भाई नोट करें, फिर मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। सर सर
नोटेड? सर एक बार इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट दोबारा बता दो। ओके, सो क्या पूछ रहे थे आप? इनर कंपार्टमेंट। यस सर। ओके, देखो यार, इनर कंपार्टमेंट जो है ना वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है वो? जैसे जो इनफोल्डिंग्स है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर बैक्टीरिया की माने तो, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल है। क्या है ये? सेल वॉल। ठीक है, यस ये जो सर। इनफोल्डिंग्स हैं, याद है आपको मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग शो करती है तो बनता है क्या? क्या बनता है? तो बनती है मेसोसोम। तो दरअसल इनफोल्डिंग जो शो कर रखी है मेसोसोम ही है ये उस बैक्टीरिया की। ठीक है, अंदर का जो हिस्सा है ये इनर कंपार्टमेंट, इसको आप फिर पूछ रहे हो, ये कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म, सर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म ना बोलते उसको मैट्रिक्स बोला हुआ है। तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता था? उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते थे राइबोसोम्स। कौन से वाले? 70S वाले, समझ रहे हो? वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसको कहते हैं प्लास्मिड। याद आ रहा है? आया ना? यस सर। ठीक है, वही सब चीजें प्रेजेंट है। F1 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते थे इस पे, इनर सेल वॉल पे, या क्या कहते हैं मेसोसोम पे, जो रेस्पिरेशन करते थे। याद आ रहा है? कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर, पढ़ाया था। यस, वो सब चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो? हुआ क्या, आज से करोड़ों साल पहले क्या हुआ होगा? एक ब्लू ग्रीन एल्गा, एक साइनोबैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? एक साइनोबैक्टीरिया, दैट वाज कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। जो क्या कर पाता था? जो फोटोसिंथेसिस कर पाता था, जो एटीपी को बना पाता था, जो एटीपी सिंथेसाइज कर पाता था खुद से। ठीक है, उसको लगा होगा कि अगर बाहर आता मार दूंगा, क्या हो जाऊंगा मैं? मारा जाऊंगा, क्योंकि बाहरी कंडीशन इतनी खतरनाक हो गई है, इतनी डेंजरस हो गई है, इतनी अनफेवरेबल हो गई है कि अगर बाहर आता मर जाऊंगा। ठीक है, तो जरूर कोई ना कोई एक यूकैरियोटिक सेल रहा होगा। क्या रहा होगा? एक अच्छा, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह है। ठीक है, ये बैक्टीरिया तो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। इसके पास न्यूक्लियस नजर आ रहा है कहीं पर आपको? नहीं सर। न्यूक्लियस तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या रहा होगा? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, एक प्रोकैरियोटिक सेल। समझ लो? ठीक है, और एक रहा होगा क्या? कोई यूकैरियोटिक सेल जिसके पास अपना न्यूक्लियस होगा, पर वो फोटोसिंथेसिस करना नहीं जानता होगा, या वो एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं जानता होगा। समझ रहे हो बात को? उसको पता ही नहीं होगा कि एनर्जी कैसे बनाते हैं, एटीपी कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ सर। क्या हुआ होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस में इनके बीच में होगी सिम्बायोसिस। याद है आपको मैंने बताया था लाइकेंस में सिम्बायोसिस होती है, जहां पे एल्गा और बैक्टीरिया, सॉरी, एल्गा और फंगस दोनों क्या आते हैं? साथ में आते हैं और फॉर्म करते हैं लाइकेंस। याद है? यस सर। ऐसे ही यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया इस कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर घुस गया होगा, अंदर चला गया होगा, और दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया होगा। समझ रहे हो ये बात को? तो आज ये साइनोबैक्टीरिया इतने करोड़ों साल से एक प्रोकैरियो, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पड़ा हुआ है, और हम इसको आज माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। पूछो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ आ रही है बात? ठीक है, सर इसका मतलब अगर ये नहीं आता तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इतना इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनल है वो फॉर्म नहीं होता हमारी बॉडी में। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, और शायद लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती इस दुनिया में। मतलब फिर इस दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। समझ रहे हो ये बात को? एनिमल्स, प्लांट कभी नजर ही नहीं आते इस दुनिया में, धरती पर। कैसे नजर आए? कैसे नजर आई ये एनिमल्स और प्लांट्स? कैसे नजर आए? कभी सोचा है आपने? एनर्जी कैसे बना पाती हैं ये? क्या तरीका है? क्या मुंह से खाते हो और आपके दिमाग में एनर्जी पहुंच जाती है, आपके मसल्स में एनर्जी पहुंच जाती है?
आप तेज भाग सकते हो, कभी सोचा है आपने? माइटोकॉन्ड्रिया, आपके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो ग्लूकोज को जलाता है। आप खाना खाते हो, उससे खाने को तोड़ के ग्लूकोज निकाला जाता है उसमें, वो ग्लूकोज आपकी मसल्स में जाता है। मसल्स ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करती हैं, उसको जलाती हैं, उसमें से एटीपी प्रोड्यूस करती हैं। वो एटीपी आपको अलग अलग काम करने के लिए देती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अगर वो नहीं होता तो आप कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। और ऐसी एक और चीज भी हुई होगी ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन that proved as a game changer, और वो क्या एक्टिविटी थी बता सकते हो आप? मैं बताता हूँ। जैसे कि ये साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर घुसा, ठीक है, जो इसको एनर्जी देता था, वैसी एक और बैक्टीरिया भी रहा होगा जो फोटोसिंथेसिस करना जानता था। जो क्या करना जानता था? फोटोसिंथेसिस करना जानता था, और अपने अंदर पिगमेंट लेके वो इसके अंदर घुस गया, और वो रह गया सिर्फ प्लांट्स में। तो वो क्या है, वो क्या बन गया? वो बन गया प्लांट सेल। क्या बन गया? वो बन गया प्लांट सेल। इसलिए शायद आज प्लांट सेल क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस। Are you getting what I'm saying? Yes, sir. तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। ठीक। आप सर सर ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई मतलब दोनों, सर ऐसा नहीं हो सकता था कि दोनों चीज एक साथ एंटर हो जाती किसी एक सेल में? नहीं, इसमें भी एक्चुअली दो थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि एक ही सेल अंदर एंटर करा, वो फोटोसिंथेसिस करता था, ठीक है। कुछ सेल्स में भाई ऑब्वियसली बात है, इसमें एंटर कर गया, अब इसे डिवाइड कर गए होंगे, तो इससे हो सकता है कि दो सेल्स बन गए, है ना। हाँ सर। जब दो सेल्स बने तो एक सेल के अंदर ये जो घुसा था उसने फोटोसिंथेसिस करना छोड़ दिया और अपने पिगमेंट कैपेसिटी लूज कर दी। तो जिसने लूज कर दी वो बन गए एनिमल्स, और जिसने रिटेन करी वो बन गए प्लांट्स। ये भी एक फिलॉसफी, एक हाइपोथेसिस है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए अब देखो भाई, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे तो आपको मैंने दिखाने सुना दिया, आप सवाल का जवाब दे ही पाओगे, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास अपनी एनर्जी बनाने का मटेरियल है, इसके पास अपना डीएनए है, अपने डीएनए के हिसाब से अपने आरएनए बना सकता है, इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं, आरएनए को राइबोसोम्स के ऊपर भेज के राइबोसोम से प्रोटीन बनवा सकता है, बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता? हाँ Yes, सर। यस सर। तो क्या ये डिपेंडेंट है इस पे? क्या ये अपने पेरेंट्स सेल पे डिपेंडेंट है? नहीं है। नहीं है जब सर। पहलाई पनप रहा है उसके अंदर है कि पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। अगर कल को सर मना कर दे कि भाई हम तेरे को प्रोटीन बना के नहीं देंगे, तो क्या ये अपने प्रोटीन नहीं बना सकता? बना सकता है, ठीक है। सो इट इज सेमी ऑटोनॉमस। क्या है ये? सेमी ऑटोनॉमस। समझ मेरी बात को? सर ऐसा होता है कभी सेल में कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया तक प्रोटीन्स नहीं पहुंचते हैं, फिर अपने आप सिंथेसाइज करता है वो? होता है, होता है। सर कब? तब जब आप बने हो तब हुआ था, मैं बना तब हुआ था। ओवम जो होता है, ओवम सुना है ओवम के बारे में? एग, यस सर। वो कौन फर्टिलाइज करता है? स्पर्म। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मिडिल पार्ट में, और ये मिडिल पार्ट कभी ओवम के अंदर जाता ही नहीं है। सिर्फ कौन सा पार्ट अंदर एंटर करता है? हेड वाला पार्ट, न्यूक्लियस। तो मतलब फादर ने तुझको क्या नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, ठीक है। बनाई सब चीजें किसने? मदर के ओवम के माइटोकॉन्ड्रियन में नीचे, ठीक है। ओके सर। माइटोकॉन्ड्रिया ने काम, क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, यस सर। ठीक है। आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पता है किसका है? वो आपके फादर का नहीं है, किसका है? मदर का। फादर का। मदर का। और आपके मदर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है? आपकी नानी का, ठीक है। और आपकी नानी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उनके मदर का है। तो यहाँ पे फादर की साइड से, पिताजी की साइड से वो कुछ नहीं मिला माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पे, समझ रहे हो? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक लाइन लिखवा रहा हूँ, जरा उस लाइन को लिख लो बस। देखो, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया possess a single circular DNA, comma, a RNA molecule,
RNA molecule, ribosomes, ब्रैकेट में लिखना 70s वाले 70s, ठीक है, and other components required for synthesis of protein, full stop. Hence it is called as semi-autonomous organelle. Are you getting? समझ रही बात? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. For today, ठीक है, we are wrapping up this class. So next we will meet on Sunday. At what time? 10 to 12. 10 to 12. Morning. Okay. तब तक के लिए all the best. Bye bye. ठीक है. If you don't get, sometimes I forget. Just like today only, I forget to send you the message for the class. So please do remind me so that अगर आपको क्लास के 1 घंटा पहले तक मैसेज नहीं आता ना, तो just put a WhatsApp message on the group. Okay. चलो. Okay, sir. Okay. तब तक के लिए all the best. Bye bye. अच्छे से पढ़ाई करें. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.